लबनान जो था वो जंग बंदी का एक अहम पहलू था। कहा गया था कि लबनान समेत दीगर जगहों के ऊपर इजरायली हमले खत्म किए जाएंगे और इस बात को इकरार करते हुए सीज फायर का ऐलान किया गया था। और अब अमेरिका ने उसको कंट्रोल करना तो दरकिनार उसको खुली छूट दे दी हुई है। भी असला और गोला बारूद उसके पास खत्म हो गया था दौरान ईरान जंग, तो वो अब उनको दोबारा अमेरिका ने भेज दिया है। रोजाना लबनान के ऊपर और जो ईरानियन इंटरेस्ट थे उनको निशाना बना रहा था। पाकिस्तान की जानिब से मोहसिन नकवी साहब जो है वो भी ईरान तशरीफ ले गए। एक खत भी उनको दिया गया ईरान को। ये खत किस मुल्क का है? ये खत जो है ये किसी और नहीं बल्कि अमेरिका का खत है। सफीर हैं ईरान के रजा अमीरी मुकद्दम साहब। 2 तारीख को मेरी उनके साथ बड़ी मुफस्सल नशिस्त हुई। उसके अंदर लुबे लुबाब ये था कि हम अमेरिका के सामने कभी 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 नहीं झुकेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला भाई, हम देख रहे थे कि बहुत सारी दफा हमने देखा कि इजराइल कभी किसी जगह पर अटैक करता है, कभी किसी जगह पर। बहुत सारी, जिस तरह गजा में उसने कहा, फिर ईरान पर जिस तरह अमेरिका के साथ मिलकर अटैक किया, तो ये तमाम चीजें हमने देखी। लेकिन अब ईरान ने इजराइल पर जो मिसाइल्स दागे हैं उनको आप कैसे देखते हैं? क्या वजह बनी कि जो ईरान को इजराइल पर मिसाइल्स दागने पड़े और उनका जवाबी हमला भी आया? क्या इस टाइम सूरत हाल है इंटरनेशनल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसलिए किया गया क्योंकि लबनान जो था वो जंग बंदी का एक अहम पहलू था और कहा गया था कि लबनान समेत दीगर जगहों के ऊपर इजरायली हमले खत्म किए जाएंगे और इस बात को इकरार करते हुए सीज फायर का ऐलान किया गया था। और अब अमेरिका ने उसको कंट्रोल करना तो दरकिनार उसको खुली छूट दे दी हुई है। कहते हैं कि जी Axios.com पे ये बात आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम मोटी खाल वाले हो, तुम फलाने हो, बातचीत हो गई, एहसान फरामोश हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये बातें सिर्फ मेरे ख्याल में दिखावे के दांत हैं। असल में खाने के दांत तो इसराइल के पास हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने खुली छूट दी हुई है। जो अभी असला और गोला बारूद उसके पास खत्म हो गया था दौरान ईरान जंग, तो वो अब उनको दोबारा अमेरिका ने भेज दिया है। जब भेज दिया तो वो आराम से उन्होंने लबनान के ऊपर, जिसको कहते हैं ना कि मीलों मील कब्जे रोजाना की बुनियाद पे शुरू कर दिए। बैरूत को छोड़ के, पहले बैरूत के ऊपर निशाने बनाए, लेकिन फिर बैरूत को जो है नवाफ सलाम जो उनके वजीर आजम हैं, मेरे साथ भी अच्छा उनका सलाम दुआ है। तो नवाब सलाम साहब जो हैं वो उन्होंने जब ये बातें सारी की, अमेरिका के अंदर दौर हो रहे थे लबनान के सफीर और इजरायली सफीर के दरमियान अमेरिकन छत्र छाया के नीचे, लेकिन वो तमाम बातें जो थी वो सिर्फ बैरूत को ऊपर हमला रोकने में कामयाब हुई, जबकि बाकी लबनान के अंदर उन्होंने मीलों मील कब्जा करना शुरू कर दिया। और नतीजा ये निकला कि वो अपनी इस जो हवस थी उसको रोक ही ना पाए और बढ़ते चले जा रहे। अब ईरान के लिए मसला ये है कि उसकी अपनी भी तो एक लोकल डोमेस्टिक ऑडियंस है। न सिर्फ ऑडियंस बल्कि उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी एक थिंकिंग है। जरा आप गौर कीजिए, हमास हो गई, जो हिजबुल्लाह हो गई, ये ईरान के एसेट्स हैं और ईरान इनको प्रोटेक्ट करता आया और उसी वजह से ईरान ने एक माजी में एक बड़ी कीमत अदा की, जिसका सबसे बड़ा रिजल्ट ये 40 रोजा दौर की जंग और इससे पहले 2025 की अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका जंग ईरान के खिलाफ। तो ये भी इसकी वजूहात तो यही थी। अब ये जब वजूहात इन वही रहेंगी तो फिर जंग तो खामखा होगी। इससे पहले अमेरिका ने कुछ कोशिश की दरमियान में, लेकिन अमेरिका ने जब वहां से हमले किए मुख्तलिफ बेसिस से, कुवैत से, दीगर जगह से, ईरान ने वहां रिटेलिएट किया। नतीजा हुआ कि अरब दुनिया ने कहा अमेरिका को कि जनाब बस कर दें, आपने हमारा मईशत का जनाजा निकाल के रख दिया है। 4 चीजों पे हमारी मईशत चलती थी। एविएशन इंडस्ट्री वो आपने बंद कर दी, हमारी होटलिंग इंडस्ट्री वो आपने बंद कर दी, टूरिज्म इंडस्ट्री आपने बंद कर दी और आपकी ऑयल और गैस की प्रोडक्शन जो हमारी थी वो भी आपने हुर्मुज की बंदिश
और माहौल की वजह से वो बंद करनी पड़ गई। तो ये तो अरब दुनिया ने कहा। अब इसराइल जो है वो रोजाना लबनान के ऊपर और एंटी जो ईरानियन इंटरेस्ट थे उनको निशाना बना रहा था। इसलिए उन्होंने ये काम शुरू किया कि अब उन्होंने बराह रास्त इसराइल के ऊपर जो उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के टारगेट्स थे उनको निशाना बनाया। यही दौरान हुआ कि पाकिस्तान की जानिब से मोहसिन नकवी साहब जो है वो भी ईरान तशरीफ ले गए और वहां जाके उन्होंने जो भी बातचीत चल रही है इस टाइम पे, तो एक खत भी उनको दिया गया ईरान को। खत किसका है? क्या पाकिस्तान की क़यादत का है? तो खत तो पाकिस्तान की क़यादत का नहीं है, क्योंकि जब हमारे वजीर दाखिला जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है, और वैसे भी हॉटलाइन दोनों के दरमियान में कायम है। इसी तरीके से खत क्या चीन का है? तो चीन और रूस का तो बराह रास्त रवाबित हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। तो फिर ये खत किस मुल्क का है? ये खत जो है ये किसी और नहीं बल्कि अमेरिका का खत है, जिसको ऊपर वो बुनियादी लुबे लुबाव ये है कि हमें कोई फेस सेविंग दे दी जाए। अब फेस सेविंग देने का जहां तक ताल्लुक है तो उनके सफीर हैं ईरान के रजा अमीरी मुकद्दम साहब। अभी 2 तारीख को मेरी उनके साथ बड़ी मुफस्सल नशिस्त हुई। उसके अंदर 2 घंटे के करीब कोई ये नशिस्त थी। उसके अंदर लुबे लुबाव ये था कि हम अमेरिका के सामने कभी 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 नहीं झुकेंगे, ये बात तय हो गई। दूसरा ये था कि जी हमारी ये जो तमाम जीत है इसको आपने जो है वो मतलब ईरान जीता है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि ये जीत का सेहरा ईरान अमेरिका के सर बांध दे। ये भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब जो सूरत हाल इसराइल इस दौरान में अपने नापाक अज़ाइम को लेके चलता गया, आगे बढ़ता चला गया। और अब लबनान की पोजीशन ये है कि लबनान ने अब अपना आर्मी का सरबराह पाकिस्तान भेज दिया है और उनको कहा है कि आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर, जो कि इस टाइम पे जो लबनान को दरपेश है वो मॉडर्न वॉरफेयर है, जिसके अंदर ड्रोन भी हैं, जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर भी है, जिसके अंदर एरियल वॉरफेयर भी है और साथ ही साथ जो है वो प्रिसीजन हिटिंग भी है। ये तमाम चीजें पाकिस्तान ने पाक भारत जंग में दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर बनी। इस वजह से वो ये चाहते हैं कि जो लबनान का जो अभी दरपेश मसाइल हैं उनको पाकिस्तान के जो तजुर्बात हैं उनसे सीखा जाए और साथ ही साथ पाकिस्तान से असले की कोई डील भी हो सकता है साइन हो जाए। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान के जो ज़ाहिर है सोचने समझने और जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज हैं उनको वो अपनी जंग के दौरान या जो उनको इस टाइम पे मसाइल दरपेश हैं या मुस्तकबिल के जो चैलेंजेस उनको दरपेश होंगे, क्योंकि जो मर्जी हो जाए सीज फायर भी हो जाए तो फिर आपको पता ही है ये भी कि कजाफी भाई फिर जो उन्होंने इलाका कब्जा कर लिया है, वार गुजार भी करवाना है, मुश्किलात भी हैं। ऐसी तमाम सूरत हाल के अंदर मेरे ख्याल में एक ईरान, पाकिस्तान और लबनान ये कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, करीब आ रहे हैं। तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको नजर आएंगे। इसलिए मौजूदा सूरत हाल में ईरान का मजबूरी थी कि वो अपने इंटरेस्ट को जिनके ऊपर उन्होंने कई दिहाइयों से इन्वेस्ट किया हुआ है उनको वो प्रोटेक्ट करें और वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे हर हाल में। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, जो ये अभी मिसाइल से अटैक किया है, इससे जो इज़राइल है, ईरान ने जो अटैक किया है, इससे इज़राइल का कितना नुकसान हुआ है और ये किस लेवल का अटैक था ईरान का इज़राइल पर? सबसे बड़ी बात यह है कि ये अटैक होना और इसका इंटरसेप्ट ना होना, यानी कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम जो इस जमाने में उसने जाहिर है जंग के दौरान बहुत सारे सबक सीखे हैं और अमेरिका उनकी मुआवनत कर रहा है। उन्होंने ये सोचा होगा कि ये मिसाइल के जो फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मिसाइल्स ईरान की जानिब से आए उनमें ये चीजें थी जिनको अब अगर हम डील करें तो शायद ये मिसाइल जमीन तक ना पहुंच पाए। दिस शोज के ये जो उन्होंने मॉडर्न उसके ऊपर एजुकेशन हासिल की
वो कामयाब नहीं हुई, जिसका ये मतलब है कि ईरान ने भी इस दौरान अपने वेपन सिस्टम को अपग्रेड कर दिया हुआ है, और अगर वो अपग्रेड हो गया है तभी तो वो जमीन तक पहुंच रहा है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि उनके दिफाई मराकज को निशाना बनाया गया है, स्ट्रेटेजिक नौयत के मराकज को निशाना बनाया गया है, और गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक, क्योंकि इसराइल हर बार जो है झूठ बोलता है, बातें छोड़ देता है, बताता है कि मेरा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। जैसे अमेरिका ने ये कह दिया कि मेरे तो सिर्फ 13 सोल्जर जो है वो मारे गए हैं। भाईजान 43 जहाज तो उनके वैसे ही मारे गए हैं, तो 43 जहाज में बाकी क्या रोबोट बैठे हुए थे? तो C-130 जो गए थे, जो उनको F-15 के क्रू को बचाने के लिए, और ब्लैक हॉक, C-130 का क्रू मौजूद था, 2 C-130 मौजूद थे, उनके अंदर सोल्जर्स थे ना, वरना वो C-130 वहां वो क्या करने गया था, सैर सपाटा। तो सोल्जर्स मौजूद थे, वो तो इन्होंने कहा हमने खुद तबाह कर दिया। आपको याद है, ब्लैक हॉक इन्होंने तबाह कर दिए, हेलीकॉप्टर, शनूक हेलीकॉप्टर इन्होंने तबाह कर दिए, KC-135 इन्होंने तबाह कर दिया, रिफ्यूलर जहाज है। फिर उसके बाद C-3 जो $500 million का जासूसी का जहाज था, जो पूरा समझे एक कॉन्फ्रेंस रूम, एक बड़ा जो आप कह लें कि एक पूरा सेंटर बना होता है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वो $500 million का वो तबाह कर दिया। इन सब में क्या सोल्जर्स मौजूद नहीं थे? अगर वो सोल्जर्स मौजूद थे तो उनको किसने रेस्क्यू किया? ये है वो सवाल। इसका मतलब ये है कि लाशें ज्यादा हैं, और यही बात है कि अब तक जो इतलात मेरे पास आ रही हैं, 750 के करीब इसराइली जो है वो वासिले जहन्नम हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा हमला था, जिसको इसराइल एक्सपेक्ट तो शायद उस तरह से नहीं कर रहा था, लेकिन अगर वो एक्सपेक्ट भी कर रहा था तो उसको अपनी टेक्नोलॉजी और अपने डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर भरोसा था, जो कि मेरे ख्याल में टूट गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो इंटरनेशनल मामला थे। जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर, पाकिस्तान की शारग है, और हम मतलब कि उसके हवाले से बहुत सारे हमारा दिली लगाव है, और कश्मीरियों के लिए बड़ी मोहब्बत है हमारे दिल में। अच्छा, इस टाइम जो वहाँ मामला चल रहे हैं, असल मामला है क्या? वहां पर बताया जाता है कि बैरूनी एजेंसियां भी वहां पर मुलविस हैं। ये तमाम जो अनरेस्ट फैलाई जा रही है कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल में, बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं। असल हकीकत क्या है वहां पर? देखिए, कश्मीर का जहां तक मामला है, बैरूनी एजेंसियों के मुलविस होने की दो पहलू हैं। पहला यह है कि बैरूनी एजेंसी को क्या मुलविस नहीं होना चाहिए? तो मेरा ख्याल है कि जहां भी पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचानी हो तो बैरूनी एजेंसियां तो मुलविस होंगी, और होना भी चाहिए, ये उनका प्रोफेशनल जिम्मेदारी है। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या बैरून मुल्क एजेंसियां इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि वो कश्मीर के अंदर अवाम के जज्बात को इस हद तक भड़काने में कामयाब हो गई हैं? तो ये तो मेरे ख्याल में एक नाकामी की सूरत है हुकूमत की। तो ये दो पहलू हैं जो कि मैं इसलिए समझता हूं कि इसमें बैरूनी कुव्वतों का शायद ऐसा किरदार नहीं है जितना अंदरून बैठे सियासतदानों की कोताहियां, नाकामियां, करप्शन, उकरबा परवरी, जालमाना और आमराना रवैये, ये हैं वो असल बातें, जिसने एक अरसा दराज से कई दिहाइयों पे मुहित जो एक अंदर लोगों के महरूमियां थी, उनको वो अब अवाम के जो नुमाइंदगान थे, जो कि असेंबलियों में बैठे थे, जिनको मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है कश्मीर में, MLA, उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया। ये एक रियलिटी है। चाहे वहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, चाहे वहां मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, चाहे वहां PTI की हुकूमत थी, या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, मुझे ये बताइए इनमें से किसने अदा किया मेरे भाई? वहां के लोगों का इस्तेहसाल होता चला गया। वहां उनको आटे और बिजली तो उन्होंने सस्ती करवा ली। हुकूमत ने जब ज्वाइंट अवामी जो एक्शन कमेटी थी, जैक, तो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक अवाम के अंदर से लोगों ने खड़े हो गए, उन्होंने कहा जनाब ये चीजें हैं। इसके ऊपर उनको गैर मुल्की एजेंसियों से जोड़ा भी गया, और हो सकता है कुछ उनमें से अनासिर ऐसे हों जो उनके लिए वहां काम करते भी हों, और क्यों ना करें। देखें,
अब बलोच आपके साथ तो क्योंकि मेरी पहले भी बातें होती रही हैं, बलोचिस्तान के अंदर जहां इंडिया का बॉर्डर नहीं लगता, वहां आपके हाल आपने देख लिया। खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर नहीं लगता, हाल आपने देख लिया। यहाँ तो मकबूजा कश्मीर के जरिए वो बॉर्डर लग रहा है। तो भारत तो आपका क्या ख्याल है, कुछ नहीं करेगा? खतरात खतरात ये हैं कि क्या असला भी आ चुका है वहां के लोगों में? क्या कोई सबवर्जन के जरिए किरदार अदा किया जा रहा है? यानी कि जहन साजी, जिस तरह से बलोच यकजहती कमेटी, मैं उस वक्त के मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आईजीएफसी थे जो बाद में बहुत बड़े एक मुकाम के ऊपर पहुंच गए। तो मैंने उनसे कहा, जब बहुत पहले उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे बलूचिस्तान में कहा कि आपके नजदीक बलूचिस्तान में सबसे खतरनाक चीज क्या है? तो मैंने कहा कि जी मेरी नज़र में ये जो सेपरेटिस्ट या जो दहशतगर्द हैं, ये खतरनाक नहीं, बल्कि हैरान हो गए वो, कहने ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा कि जी मेरी नज़र में जो बलोच यकजहती कमेटी है, जो लोगों के ज़हनों को बर्बाद कर रही है, वो है खतरा आपके लिए। जब वो एक बड़े पोस्ट के ऊपर आ गए इस्लामाबाद में, रावलपिंडी के अंदर, तो मैंने उनसे कहा कि आपको याद है कि मैंने क्या बात कही थी? तो उन्होंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि ये बलोच यकजहती कमेटी जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ आ जाते हैं। अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अवाम का एतमाद हासिल किया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जब मज़ाकरात हुए, तो हुकूमत ने कहा कि जनाब आप मज़ाकरात करते हैं, मज़ाकरात के ऊपर उनके मुतालबात माने गए, बिजली सस्ती की गई, आटा सस्ता किया गया, जहां पुल मांगे पुल दिए, जहां सड़कें मांगी सड़कें दी गई, जहां एजुकेशन सिस्टम मांगा गया वहां एजुकेशन दिया गया, जहां जो ब्यूरोक्रेसी में कुछ तब्दीलियां थी की गई, बिल्कुल सारा कुछ किया गया। लेकिन मेरे भाई, अभी हकीकत यह है कि इस टाइम पे जो आईजी हैं आजाद कश्मीर के, वो एक शरीफ नफ्स इंसान है, और उन्होंने बकायदा अपना दफ्तर खोल दिया है हर खास व आम के लिए। जब से वो आईजी बने हैं, वो किसी को रोक टोक नहीं, आप भी जाएं दरवाजा खोलें और आप अंदर चले जाएं, किसी को पाबंदी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये तमाम चीजें कर दी गई। अब जो 12 सीटों का मामला है, जो पाकिस्तान भर में फैली हुई हैं 12 सीटें मुहाजिरीन की, अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जिसका मतलब ला इलाहा है, जो कश्मीरी मकबूजा कश्मीर से भाग के आते हैं, अपनी जान बचा के आते हैं, अपना माल असबाब घराने छोड़ के आते हैं, क्या पाकिस्तान का दिल इतना तंग है कि उनको ये 12 सीटें नहीं दे सकते? क्या कश्मीर के जो जितने भी बुजुर्ग थे, जिनको वहां की जबान में बटके कहा जाता है, वो बटके जो थे, क्या उन्होंने मकबूजा कश्मीर के लिए और आजाद कश्मीर की आजादी के हसूल के लिए भारत से जंग नहीं लड़ी? तो बिल्कुल लड़ी। और क्या वो आज तक उनके वहां जो रिश्तेदार हैं, उनकी कब्रें मौजूद नहीं है? बिल्कुल मौजूद है, जिनके ऊपर जुल्म किया गया। और आज भी क्या कश्मीरी कौम भारत के हाथों पिस नहीं रही, जुल्म नहीं सह रही? बिल्कुल सह रही है। लेकिन अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से भारत के खिलाफ कोई मजबूत बयानिया सामने नहीं नजर आया। ये बात हैरान कुन है। दूसरी जानिब महबूबा मुफ्ती का एक बयान आता है चंद दिन पहले, वो ये कहती है कि जी पाकिस्तान के अंदर देखें कि कश्मीर का क्या आलम है, पाकिस्तान में देखें कि कश्मीर के साथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर आज़ाद रह रहे हैं, कोई फौज का डर नहीं है, खौफ नहीं है कश्मीर की कौम को, और यहाँ हम जो है संगीनों के साए के तले रह रहे हैं। उसके बाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का अचानक जो है वो एक इस जो पॉलिटिकल प्रोसेस था उससे दूर होने का जो एक फैसला था, मेरे ख्याल है कि इससे क्या साबित हो रहा था? क्या वो महबूबा मुफ्ती के बयान को झूठा साबित करना चाह रहे थे, या इंडियन प्रोपेगेंडे को सच्चा? ये एक बड़ा चुभता हुआ सवाल है, लेकिन ये एक मेरे ख्याल में बैलेंस सवाल है। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि जो इस टाइम पे
उनके मतालबात किसके साथ हैं? मतालबात तो उनके आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ हैं। और अगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ हैं, तो फिर ये पंजाब के हवाले से बात करना या पाकिस्तान के हवाले से बात करना या मुहाजिरीन को अपने दिल से जुदा करना, हम तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब मदीना तशरीफ ले गए, तो वहाँ के लोगों ने तो हजरत अयूब अंसारी वगैरह ने तो उनको गले लगाया और उनको जो है वो मुहाजिरीन को कितनी मोहब्बत दी गई, अंसारे मदीना का किरदार अदा किया गया। क्या ये 12 सीटें कोई मैटर करती हैं? पहली बात। नंबर 2, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक अवाम के अंदर उन्होंने पजीराई पाई, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इसके अंदर भी जो नीलम और वो ताओबट और ये जो सारा सेक्टर है, कैरन और फिर ये जो अठमुकाम वगैरह, यहाँ से कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है ज्यादा। ये पुंछ डिवीजन से जो है इनको सपोर्ट है। वहाँ के लोग जरा जज्बाती भी होते हैं, थोड़े से मतलब एग्रेसिव लोग हैं। मेरे अपने नानका वहां मौजूद है, इसलिए मुझे पता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनको भी सोचना चाहिए कि जब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, साथ ही साथ वो हुकूमत से मुतालबात भी करते हैं, साथ ही साथ वो अवाम की गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस से भागते भी हैं। साथ ही साथ जो है जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, तो उनको जब मदऊ किया जाता है, तो वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का भी बायकॉट कर देते हैं। तो आखिर बातचीत नहीं होगी, तो मुझे आप ये समझाएं कि कौन सा फिर ऐसा फोरम है जिसके ऊपर मतालबात माने जाएंगे या रद्द कर दिए जाएंगे? ये तो इससे अलग बात है। लेकिन वो फोरम कौन सा होगा? क्या डंडे छोटे कुल्हाड़े क्लैशनकोफ ये फोरम होना चाहिए है, या मुहर्रब अंदाज में टेबल पे बैठने का है? मैं अपने आप को इस सिलसिले में पेश करता हूं वो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि कश्मीरी कौम जो है मुझे बहुत इज्जत देती है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ मेरा एक बड़ा प्यार का रिश्ता है। तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर जो है वो वहाँ नौजवानों की एक नुमाइंदा जमात है, उसके लोग मोहब्बत करते हैं। हम जाने के लिए तैयार हैं, उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। शौकत मीर साहब हो गए या कोई दीगर हो गए, हम हर के साथ उनके ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग पहले भी मेरे साथ राब्ते में रहे। लेकिन एक बात जरूर है कि वहां का जो इस टाइप पे सियासतदान है, वो बज़ाहिरन तो इनको जो है वो इनके सामने आके कुछ नहीं बोलता, खामोशी से अंदर बैठ के ऐवानों में दफातर के अंदर वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ बातें करता है, लेकिन सड़क पे आके इनको काउंटर करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूं। मैं वो वाहिद आदमी हूं इस टाइम पे जो वहां खड़े होके बात करने के लिए किसी भी फोरम पे, किसी भी जगह पे, किसी भी सड़क के ऊपर, किसी भी गली में, चौराहे में, चौक में उनके साथ डायलॉग करना चाहता हूं। डायलॉग के जरिए मसला हल होगा, न कि लाठी बंदूक से। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कोई भी बड़ी से बड़ी लड़ाई या जो भी, चाहे स्टेट के अंदर कोई मामला हो, स्टेट के बाहर कोई मामला, जितनी भी जंगें और जितने भी इस तरह के मामला होते हैं, वो आखिर टेबल पर ही आकर हल होते हैं। और हमारे प्रोग्राम में अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने एक ऑफर की है, मौजूदा जो सूरत हाल बनी हुई है, अगर गवर्नमेंट और जो अवाम है कश्मीर की, उनके दरमियान एक पुल का किरदार अदा करने के लिए, तो अगर कोई चाहता है, गवर्नमेंट चाहती है कि वहां पर अमन हो, पुरअमन दोबारा से जिस तरह कश्मीर था इसी तरह दोबारा से वहां मामला चले, तो अब्दुल्ला गुल साहब इस काम के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए नाज़िम मुअम्मर कज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को नया दौर से इजाजत दीजिए। खुदा हाफ़िज़।